आपको ये आइडेंटिफाई करना जरूर आना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट हाई स्कोरिंग है, कौन सा लो स्कोरिंग है। उसकी एक बुकलेट बन जाती है 150 पेजेस की, क्वेश्चन आंसर की बुकलेट बन जाती है हर सब्जेक्ट की। उसको एक बार गो थ्रू हो जाए तो हर चैप्टर से उसमें क्वेश्चन है, ऑटोमेटिक उसकी एक रिवीजन हो गई वो। लास्ट 100 डेज बचे हैं आपके एग्जाम में, और पेपर 1 में कैसे आप 150 स्कोर कर सकते हैं, कैसे पेपर 2 में मिनिमम 90 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं, इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इनिशियली हम बात करेंगे पेपर 1 के बारे में, फिर बात करेंगे कि उस चीज को कैसे अचीव किया जा सकता है, फिर पेपर 2 के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज नवीन शोगन, मैं ईवीकेएस के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अक्सर आपने सुना होगा जब यूट्यूबर्स आपको बोलते हैं या टॉपर्स आपको बोलते हैं या आपको मेंटर्स आपको बोलते हैं कि 150 आपको मिनिमम स्कोर करना होगा पेपर 1 में, ताकि आप मेरिट आउट ना हो, एक सेफ स्कोर आपके लिए रहेगा। आई स्ट्रांगली एग्री विद दिस स्टेटमेंट, बट हमें ये चीज भी एनालाइज करनी होगी टाइम टू टाइम कि हम 150 स्कोर कर कैसे सकते हैं। आपको पता है हमारे सिलेबस में पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, साइंस है, मैथ एंड रीजनिंग है, इसके अलावा करंट अफेयर्स है। तो सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो ये लिस्ट मैंने आपके सामने बनाई है कि पॉलिटी में अप्रोक्सीमेटली 15 क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं। पॉलिटी इसमें आज के समय में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हमको देखने को मिलता है, तो आईआर आप साथ में काउंट कर सकते हैं। जो प्योर कोर पॉलिटी की मैं बात करूं तो 8 से 10 क्वेश्चंस और 4 से 5 क्वेश्चंस कुछ केसेस से रिलेटेड या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, अगर कंबाइंड इस चीज को कर दिया जाए तो अप्रोक्सीमेटली 15 क्वेश्चन इनमें से देखने को मिलते हैं। ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट को कंबाइन करें तो अराउंड 25 टू 26 क्वेश्चंस इसमें देखने को मिलते हैं। साइंस की बात करें तो 24 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हिस्ट्री के 20 क्वेश्चंस, इकोनॉमी के 10 क्वेश्चंस, मैथ एंड रीजनिंग के अराउंड 18 क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स के 12 क्वेश्चंस। ये एक रफली आइडिया है, ऑन एन एवरेज है कि इस सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चंस हर साल ऑलमोस्ट पूछे जाते हैं। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि आप किस सब्जेक्ट में ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, किस सब्जेक्ट में एवरेज स्कोर कर सकते हैं, ताकि आप जब नेट एवरेज निकालें अपने सारे सब्जेक्ट्स का तो वो नेट एवरेज 75 क्वेश्चंस हो। 75 क्वेश्चंस अगर नेट करेक्ट किसी स्टूडेंट के हैं तभी तो वो 150 स्कोर कर पाएगा आउट ऑफ 250। आपको पता ही है कि आपके एग्जाम में 250 मार्क्स का पेपर आएगा, नेगेटिव मार्किंग भी है, मतलब उसको क्वेश्चंस 100 के आसपास अटेम्प्ट करने पड़ेंगे या 100 से अबव अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। 20-21 क्वेश्चन लगभग गलत भी होंगे जो 100 के आसपास अटेम्प्ट करेगा। तो उसमें से नेट करेक्ट कितने होने चाहिए? नेट करेक्ट आपके 75 होने चाहिए, ये आपका टारगेट होना चाहिए सबसे पहली चीज। अब ये टारगेट कैसे अचीव होगा उस चीज बारे में बात करते हैं। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका कंटेंट मार्केट में इजिली अवेलेबल है या जो स्टूडेंट्स इजिली ग्रैब कर लेते हैं। पॉलिटी एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस उनमें से एक सब्जेक्ट है, या इंटरनेशनल रिलेशंस मैं बोल सकता हूं। सबको पता है स्टैंडर्ड सोर्स लक्ष्मीकांत, उसको पढ़ते रहते हैं, या कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जैसे पार्लियामेंट, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, फाइनेंस कमीशन, ये प्रेसिडेंट, ये कुछ चैप्टर ऐसे हैं कि आप इन चैप्टर से कर लेते हैं, या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इन चैप्टर से कर लेते हैं, अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब ये स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो कितना चीजों को याद रख पा रहा है। तो ऐसे सब्जेक्ट में स्कोर करना इजी होता है। तो आपको ऐसे सब्जेक्ट में आपका टारगेट 70 टू 80% के बीच में होना चाहिए। मैं ऑन एवरेज मानता हूं कि 73% अगर किसी स्टूडेंट का टारगेट है तो उसको नेट क्वेश्चंस 11 क्रैक करने हैं। सपोज किसी ने 15 क्वेश्चंस आए, 15 में से 14 उसने अटेम्प्ट किए, तो हो सकता है 2 उसके गलत हो गए हों। आपको अटेम्प्ट ही वो क्वेश्चन करना है जिसमें आप बिल्कुल श्योर हो कि मुझे ये क्वेश्चन ठीक ही होगा। और पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट में गलती का स्कोप आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आपको ये आइडेंटिफाई करना जरूर आना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट हाई स्कोरिंग है, कौन सा लो स्कोरिंग है। जैसे हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में इतना वास्ट सब्जेक्ट है, आप कुछ भी पढ़ लो 50-60% से ज्यादा स्कोर नहीं कर पाओगे। साइंस जैसा सब्जेक्ट है, टेक्निकल सब्जेक्ट है, सपोज हो सकता है आपकी फिजिक्स अच्छी हो सकता है आपकी बायो अच्छी हो सकता है आपकी केमिस्ट्री अच्छी हो। बहुत रेयर एंड रेयरेस्ट केस में ऐसा होगा कि आपको तीनों सेक्शंस अच्छे हों। किसी का सपोज फिजिक्स अच्छा है तो वो बायो में कहीं ना कहीं लैग कर जा रहा है, तो ऑन एवरेज आप मानोगे 50 टू 60% एक मैक्सिमम स्कोर है जो साइंस और हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में किया जा सकता है। तो आपको इनका बर्डन भी उसी हिसाब से लेना है। ऐसा नहीं है कि आप उन क्वेश्चंस के लिए आपको बॉदर नहीं होना है जो क्वेश्चंस आउट ऑफ द ब्लू थे, जो आपको इजीली अवेलेबल ही नहीं है। आपको सबसे पहले उन क्वेश्चंस को टारगेट करना है जो इजीली अवेलेबल है, जो एनसीईआरटी में गिवन है। अब क्या सिर्फ एनसीईआरटी इनफ है, इस बारे में हम बात करेंगे। ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट जैसे सब्जेक्ट के लिए इन्वायरमेंट में सपोज 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं, हाईली प्रिडिक्टेबल है, हमारे 100 एमसीक्यूज हैं। मैं ये शॉर्टी से कहता हूं कि अगर 8 क्वेश्चन आपके आते हैं तो 6 क्वेश्चन 100 में से आपको मिलेंगे, क्योंकि ये प्रिडिक्टेबल है। सीएपीएफ में इन्वायरमेंट का क्वेश्चन प्रिडिक्ट करना इज नॉट
ए डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि प्रीवियस जो ट्रेंड देखा गया है उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि ये मेजर एरियाज हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन को पूछता है, बहुत ज़्यादा डीप जाके इन्वायरमेंट जैसे सब्जेक्ट में क्वेश्चन नहीं पूछता है। हो सकता है क्लाइमेटोलॉजी में, ओशियोनोग्राफी में, जियोग्राफी के इन कॉन्सेप्ट्स में वो टेक्निकल क्वेश्चन थोड़ा डीप में जाके पूछ ले, तो उसी के लिए तो हम स्पेस छोड़े, जो रेस्ट ऑफ द 40% जो हमने छोड़ा है वो इसी चीज़ के लिए छोड़ा है। तो ऐसे सब्जेक्ट में अगर हम 60% का टारगेट लेके चलते हैं तो राउंड ऑफ अगर मैं बात करूं तो 15 क्वेश्चंस हमारे नेट करेक्ट होने चाहिए आउट ऑफ 26, जिसमें से इन्वायरमेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इनको कंप्लीट करवाने में। नेक्स्ट अगर साइंस की बात करें तो साइंस की जैसे मैंने अभी बात करी हाईली टेक्निकल सब्जेक्ट है और हो सकता है कि बहुत रेयर किसी स्टूडेंट के तीनों सेक्शंस अच्छे हों, तो इसके लिए भी मैं ऑन एवरेज टारगेट रखता हूं। ये हमारा टारगेट्स है कि हमें इतने नेट ये टारगेट होना चाहिए। 12 आउट ऑफ 24 में से हिस्ट्री एक वास्ट सब्जेक्ट है, हो सकता है किसी का एंशियंट अच्छा हो, किसी का मिडिवल अच्छा हो, या हो सकता है आप मॉडर्न ज़्यादा पढ़ के गए थे, एंशियंट से क्वेश्चन ज़्यादा आ गए हों, हो सकता है आप एंशियंट ज़्यादा पढ़ के गए हों, मॉडर्न से क्वेश्चन ज़्यादा आ गए हों, या मिडिवल से क्वेश्चन ज़्यादा आ गए हों। तो इस सिचुएशनल चेंजेस को मैं पहले ही प्रिडिक्ट करके चल रहे हैं हम, तो उसी लिए जो 50% का गैप है वो छोड़ रहे हैं। साइंस और हिस्ट्री में हमें क्वेश्चन को तभी अटेम्प्ट करना चाहिए जब 100% हम श्योर है, क्योंकि ये दो मेजर ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें स्टूडेंट्स क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करते हैं लेकिन गलत ज़्यादा करते हैं। तो उस गलती से बचना है, विद टाइम उस गलती से कैसे बचा जा सकता है मैं अपने आने वाली वीडियोस में आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा। हिस्ट्री में 50% का टारगेट, इकोनॉमी में 50% का टारगेट, इसको कोई स्टूडेंट 60% करना चाहे, हो सकता है कि ये हमारा टारगेट है, हो सकता है आप 73% ना कर पाए, हो सकता है कोई स्टूडेंट 15 में से 10 ही क्वेश्चन कर पाए, कोई बात नहीं, वो इकोनॉमी में एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लेगा। आपको अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना है। कैसे आइडेंटिफाई करना है? जब आप रेगुलर बेसिस पे टेस्ट लगाओगे, सेक्शनल टेस्ट लगाओगे, तभी तो उस चीज को आइडेंटिफाई कर पाओगे। सेक्शनल टेस्ट या क्वेश्चन बैंक, एवीकेएस एकेडमी आपको क्वेश्चन बैंक भी प्रोवाइड करवाती है, प्रॉपर टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करवाती है। अगर आप सेक्शनल टेस्ट लगाते हो तो सेक्शनल टेस्ट का मकसद ही है आपको ये आइडेंटिफाई हो जाएगा मेरा ये सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, मेरा ये सब्जेक्ट वीक है, जो सब्जेक्ट वीक है मुझे उस पर काम करने की ज़्यादा नीड है। अब अगर मान लो पॉलिटी के सेक्शनल टेस्ट में आप 70 to 80% स्कोर कर ले रहे हैं, तो मतलब अब आपको अननेसेसरी बहुत ज़्यादा टाइम देने की आवश्यकता नहीं है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को। अब आपको उस सब्जेक्ट को टाइम देने की आवश्यकता है जिसमें आप केवल 20%, 30%, 40% ही स्कोर कर पा रहे हैं। आपको ग्रोथ देखनी होगी। किसी एक सब्जेक्ट में 80% स्कोर कर रहे हैं, वहां से 90% आप इजिली नहीं जा पाएंगे। जिस सब्जेक्ट में 30% स्कोर कर पा रहे हैं, वहां से 50% पे आप इजिली जा पाएंगे। ये बात आपको समझनी होगी, और यही एक स्मार्ट स्ट्रेटजी होती है, यही एक स्मार्ट वे होता है पढ़ने का, जो स्टूडेंट्स आपको बोलते हैं कि स्मार्ट स्टडी आपको करनी चाहिए। मैथ और रीजनिंग में 60% का आपका टारगेट होना चाहिए। करंट अफेयर्स में आपका 70% का टारगेट होना चाहिए। मतलब अगर 12 क्वेश्चन करंट अफेयर में आ रहे हैं तो आपके नेट 8 करेक्ट हो सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस जैसे लास्ट आईपीएल का क्वेश्चन देखने को मिला था, आउट ऑफ द ब्लू था, जिसने क्रिकेट पैशनेट होकर पूरा फॉलो किया होगा शायद उसी का वो क्वेश्चन ठीक होगा, क्योंकि उसके लिए प्रीवियस जितने 8-9 बार आईपीएल हुआ है उनकी नॉलेज होने उसका आवश्यकता उस क्वेश्चन को करने के लिए जरूरी थी, वो किसी बुक में कवर नहीं है। हो सकता है आप 8 में से 7 ही क्वेश्चन कर पाएं, इसमें कोई बात नहीं, किसी और क्वेश्चन में बढ़ जाएगा, 150 ना आके 148 आ जाएंगे, तो उस चीज़ के लिए बोदर नहीं होना है। ये आपका टारगेट होना चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, टारगेट में से आप हो सकता है 150 टारगेट है 145 अचीव कर पाएं, तो उसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, लेकिन आपको कोशिश ये करनी है कि 140 प्लस आप जाएं ही जाएं और कोशिश करें 150 प्लस तक पहुंचे। वो कैसे आप फेज मैनर में पहुंच सकते हैं उस बारे में अभी बात करेंगे। आई होप कि आपको आपका टारगेट समझ में आ गया है कि आपका टारगेट के लिए आपको प्रिपेयर कैसे करना है, सब्जेक्ट को कैसे टारगेट करना है, आप कितने, मैं फिर से बोल रहा हूँ, शायद आपको बुक पढ़ने के बाद ऐसा लगेगा मैं साइंस में 70% स्कोर कर दूंगा, हिस्ट्री में 70-80% स्कोर कर दूंगा, लेकिन जब आप रियल में टेस्ट लगाएंगे तब आप इस बात को रियलाइज करेंगे कि इन दो सब्जेक्ट्स में इतना ज़्यादा स्कोर करना इजी टास्क नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करें तो इस चीज़ को किया कैसे जा सकता है, मेजरली 3 चीज़ें होती हैं। 3 चीज़ें क्या कि पहली चीज़ तो आपकी रीडिंग। आई होप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने चीज़ों को रीड कर लिया होगा, एटलीस्ट एक बार चीज़ों को रीड कर लिया होगा। सपोज ऐसा इमेजिन करते हैं कि उन्होंने रीड नहीं किया है, तो उनको सबसे पहले रीड करना है। रीड क्या करना है? अब अगर वो लक्ष्मीकांत जैसी बुक लेके बैठेंगे तो वो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, स्पेक्ट्रम जैसी बुक लेके बैठेंगे मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। या तो आपकी डेडिकेशन इतनी हाई होनी चाहिए कि आप 7 दिन में 8 दिन में उस बुक को खत्म कर दे रहे हैं, लक्ष्मीकांत जैसी बुक को खत्म कर दे रहे हैं, आप इतने डेडिकेटेड हैं, इतने स्टडी आवर्स आप प्रोवाइड करवाते हैं। अदरवाइज आपको आइडेंटिफाई करना है कि मुझे एक शॉर्ट नोट्स चाहिए, या मुझे ये लेक्चर्स चाहिए, इनमें से मैं, या मुझे ये पीडीएफ चाहिए, इनमें से वो चीज़ें मुझे कवर कर देनी है। कुछ शॉर्ट नोट्स हम हमारी ऐप में प्रोवाइड करवाते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवाते हैं, और जो कोर्सेज में स्टूडेंट्स इनरोल हैं उनको तो डिक्टेशन हम प्रोवाइड करवाते ही हैं। इसके अलावा अगर आपको बाहर से कोई शॉर्ट नोट्स मिल रहा है आप उसको भी प्रेफर कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
आपको पहले एक बार रीडिंग लेनी होगी ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए कि मैंने सब्जेक्ट से, टर्मिनोलॉजी से, आपको पहली बार में चीज़ें याद नहीं होंगी, आपको पहली बार में चीज़ों का पता चलेगा, ओके ये चीज़ भी एग्जिस्ट करती है, आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन है, इस आर्टिकल में ये चीज़ है, इस आर्टिकल में ये चीज़ है, इन चीज़ों से आप अवेयर होंगे। सेकंड जो आपको काम करना है वो लगाने एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज। एमसीक्यूज के लिए आपके पास क्वेश्चन बैंक होना चाहिए, आप एवीकेएस के क्वेश्चन बैंक पे रिलाई कर सकते हैं। अगर आपके पास खुद का अपना कोई क्वेश्चन बैंक है, इसमें मैं ये बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि 10,000 एमसीक्यूज आप लगा रहे हैं, 5,000 एमसीक्यूज लगा रहे हैं, आई विल नॉट सजेस्ट यू। आप हर सब्जेक्ट के 300 से 400 क्वेश्चंस आप कर ले रहे हैं तो इनफ है, इतनी ही डिमांड है उसकी, तभी वो चीज़ें आपको याद रहेंगी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं उसके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको दी हो। अब हमारी टेस्ट सीरीज में ये रहता है कि प्रॉपर अगर मान लो कोई एक्सप्लेनेशन देखता है, उसकी एक बुकलेट बन जाती है 150 पेजेस की, क्वेश्चन आंसर की बुकलेट बन जाती है हर सब्जेक्ट की, उसको एक बार गो थ्रू हो जाए तो हर चैप्टर से उसमें क्वेश्चन है, ऑटोमेटिक उसकी एक रिवीजन हो गई वो। तो ऐसे आपको चीज़ों को रिवाइज करना है, उससे आपका नज़रिया बदलेगा कि आप जब नेक्स्ट टाइम अपने शॉर्ट नोट्स को पढ़ोगे या अपने नोट्स को पढ़ोगे तो आप उन एरियाज पे फोकस कर पाओगे जो एरियाज आपने पहली रीडिंग में मिस कर दिए। आपको अब ऐसा बोला जाता है और आप खुद भी पाएंगे, ये हमने भी पाया कि आप जितनी बार भी किसी किताब को पढ़ोगे आपको नई चीज़ ही पता चलेगी और ऐसा लगेगा कि मैंने ये चीज़ कैसे मिस कर दी थी। तो मैं फिर से रिकमेंड करूंगा, पहले आपको रीडिंग करनी है, एमसीक्यूज लगाने हैं, पीवाईक्यूज लगाने हैं अपने सीएपीएफ के, और लास्ट में फिर से आपके रिवीजन करनी है। आप इन 100 डेज में 3 बार इस तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। अभी मान लो कि लास्ट 15 जुलाई पे आप खड़े हो और 4 अगस्त को आपका एग्जाम है, तो उस टाइम पे कोई लक्ष्मीकांत थोड़े लेके बैठेगा, स्पेक्ट्रम थोड़े लेके बैठेगा, जिस लियोम थोड़े लेके बैठेगा, उसको कवर करना नियर टू इम्पॉसिबल है। वो इंसान ही उसको कवर कर पाएगा जिसने लक्ष्मीकांत 10-12 बार पढ़ रखी हो। ऐसे मोमेंट पे आप अपने टेस्ट को रिवाइज कर जाओगे तो आपका सिलेबस रिवाइज हो गया, पूरा सब्जेक्ट रिवाइज हो गया। और फुल लेंथ टेस्ट आप इकट्ठे रिवाइज करोगे, 10 फुल लेंथ टेस्ट ऐसे रिवाइज करोगे तो ऑटोमेटिक वो सारे सब्जेक्ट्स से आप गो थ्रू हो गए। इंपॉर्टेंट क्या चीज इंपॉर्टेंट है, किस पे कितना स्ट्रेस देना है, टेस्ट सीरीज ये चीज आपको सिखाती है। तो इसलिए टेस्ट सीरीज आपकी इस जर्नी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब बात करते हैं बुक से रिलेटेड कि साइंस जैसे सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन साइंस जैसे सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी इनफ है, इसमें डाउट है। 24 क्वेश्चंस आप करते हैं, मान लो 24 क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, तो साइंस की एनसीईआरटी 8, 9, 10th क्लास की एनसीईआरटी में से 14 से 15 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, डायरेक्ट मिल जाएंगे। और इसी 14-15 क्वेश्चंस को लेकर यूट्यूबर्स या बाकी सब लोग हल्ला करते रहते हैं, देखो डायरेक्ट सोर्स फ्रॉम एनसीईआरटी, डायरेक्ट सोर्स फ्रॉम एनसीईआरटी। रेस्ट ऑफ द 9 क्वेश्चंस, अगर 1-2 क्वेश्चन होता तो हम नेग्लेक्ट कर देते, लेकिन 8-9 क्वेश्चंस एक बड़ा नंबर है, उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो 8-9 नंबर्स के लिए भी हमें प्रिपेयर करना होगा ताकि हम एटलीस्ट 8-9 क्वेश्चंस के लिए एटलीस्ट 4 क्वेश्चन तो उनमें से कर पाएं। तो उसके लिए या तो आप लूसेंट फॉलो कर सकते हैं या वीकेएस का मटेरियल फॉलो कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, आपको जो फॉलो करना है वो कर सकते हैं। सेम फॉर हिस्ट्री, थीम्स, सिर्फ थीम्स इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इंपॉर्टेंट एरियाज में आइडेंटिफाई करना होगा। स्पेक्ट्रम के लास्ट 50-60 पेजेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, वो आपको करना होगा। और ओवर रीडिंग किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं है, स्मार्ट रीडिंग हर चीज का सोल्यूशन है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आई होप बुक से रिलेटेड अगर आपको कोई और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, क्योंकि मेजरली 2 सब्जेक्ट से रिलेटेड ही स्टूडेंट्स का डाउट रहता था। अब बात करते हैं अगर पेपर 2 के रिगार्डिंग। पेपर 2 को हम डिवाइड करें तो दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जनरल स्टडीज एंड इंग्लिश। जनरल स्टडीज में हमारे 4 ऐसे आते हैं, मतलब 6 आते हैं, 6 में से 4 लिखने होते हैं, 2 आर्गूमेंट आते हैं, 2 रिपोर्ट आती हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे 80 मार्क्स के एस्से, 40 मार्क्स के आर्गूमेंट, 20 मार्क्स की रिपोर्ट, 25 मार्क्स का ग्रामर, 20 मार्क्स का कॉम्प्रिहेंशन एंड 15 मार्क्स का प्रीसी राइटिंग। तो ये आपका ओवरऑल सिस्टम रहता है पेपर 2 का। पेपर 2 में सबसे बड़ा चैलेंज है पेपर कंप्लीट करना। आप ये बात जरूर याद रखें, इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें। पेपर कंप्लीट कब होगा? जब आप टाइम बाउंड मैनर में उस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे, चाहे वो एस्से है, चाहे आर्गूमेंट है, चाहे ग्रामर का पोर्शन है या फ्रेजल वर्ब्स है, एनीथिंग, कुछ भी। इसमें आपके फुल एंड टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, 3 घंटे आप बैठ के लगातार लिखेंगे। कंटेंट का इशू नहीं है, इशू है उस कंटेंट को जो पूछा गया है उसमें डालना, या 3 घंटे में उस पेपर को कंप्लीट करना, उस पेपर की डिमांड को फुलफिल करना। ये इशू स्टूडेंट्स फेस करते हैं। पहली प्रायोरिटी आपकी पेपर 1 क्लियर करना है। जो 140 प्लस स्कोर करेगा डेफिनेटली वो उसका पेपर चेक होगा पेपर 2। और पेपर 2 में आपको मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या फेस करते हैं, मुझे तो ये इशू आ रहा है कि सर 50 नंबर आ जाएं, जैसे तैसे 60 नंबर आ जाए पेपर 1 में, मैं 170 ले लूंगा, 160 ले लूंगा। दीज आर द हाइपोथेटिकल थॉट्स, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस हैं, ये आपके माइंड में क्रिएट की हुई है। पेपर 1 में 170 लेना इट्स नॉट एन ईजी टास्क। जो वेटरन एस्पिरेंट होगा वो ले पाएगा। फ्रेशर के लिए अगर 150 ले रहा है तो बड़ी बात है, हार्श रियलिटी यही है। और 150 के बाद अब
5 नंबर भी बढ़ाना एक बहुत बड़ा टास्क है, उसके लिए पूरा एक्सपीरियंस चाहिए बहुत। आप याद रखेंगे 130 के बाद आप या 125 के बाद आप स्मार्ट स्टडी के बिना अपने मार्क्स बढ़ा ही नहीं सकते। आप हार्ड वर्क से 125 तक पहुंच सकते हैं पेपर 1 में, उसके बाद आपको स्मार्ट स्टडी अपनानी ही पड़ेगी। स्मार्ट स्टडी क्या, जो इंपॉर्टेंट थीम्स है उन पे फोकस करना पड़ेगा। 150 प्लस आपको जाना है तो आपके लक को उस दिन आपके साथ होना पड़ेगा। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो 150 प्लस स्कोर करते हैं जो स्टूडेंट्स। अगर बात करें पेपर 2 की, तो आपका ये टारगेट ही गलत है कि मेरे को 50-60 नंबर आ जाएं। अभी मैं आपको मिनिमम मार्क्स दिखाऊंगा जो स्टूडेंट्स पेपर 1 की अच्छे से तैयारी करेगा। पेपर 2 में देखो हद मार के 100-150 टॉपिक है, 100 एंड 150 के आसपास टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। वो हर साल इतने ही होते हैं। इसमें आपके एस्से भी आ गए, आर्गुमेंट भी आ गए, रिपोर्ट भी आ गई, सारी चीजें इसमें मिक्स हो गई। जो इन टॉपिक्स को कर लेगा उनके पास कंटेंट की कमी बिल्कुल नहीं होगी। ये टॉपिक्स कैसे कर लेगा, सपोज मैं हमारा ही एग्जांपल लेता हूँ। बुक है, एवीकेएस की डेडिकेटेड बुक आती है, बुक में ऑलमोस्ट 150 के आसपास टॉपिक कवर करते हैं, डिटेल में कवर करते हैं। इसके अलावा मान लो हमारी क्लासेज हैं, 100 के आसपास टॉपिक्स हम क्लास में कवर करते हैं। टेस्ट सीरीज है, फुल एंड टेस्ट 10 फुल एंड टेस्ट है, 10 से 11 सेक्शनल टेस्ट है। एक सेक्शनल टेस्ट में अगर 2 ऐसे कोई लिखता है तो 20 ऐसे ये और 8 टॉपिक्स फुल एंड टेस्ट में, 4 ऐसे, 2 आर्ग्यूमेंट, 2 रिपोर्ट, 80 टॉपिक है। 100 टॉपिक्स अगर कोई स्टूडेंट ऐसे टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस करके जाता है, उसको कभी जीवन में कंटेंट की कमी आ ही नहीं सकती। उसको क्या तकलीफ आएगी, या तो टाइम मैनेजमेंट की या यूटिलाइजेशन की। यूटिलाइजेशन भी टाइम टू टाइम एक्सपर्ट आपको सिखाते हैं, और आप जब एक ऐसे लिखते हैं उसको इवेलुएट करवाते हैं, फिर दूसरा टेस्ट लिखते हैं उसको इवेलुएट करवाते हैं। इन्हीं गलतियों से तो आप सीखते हैं। यही चीज़ें तो आपको बताएंगे कि किसी, मुझे हो सकता है फर्स्ट टेस्ट में आपको 3.5 घंटे लगे, अगले टेस्ट में आप 3.25 घंटे लगे, अगले टेस्ट में आपको 3 घंटे लगे। धीरे 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 ऐसे टाइम कम होगा। कहने को वहाँ पे आपको 3 घंटे मिलेंगे, लेकिन पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ 2 घंटे 50 मिनट ही आपको मिलेंगे। 10 मिनट एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में आपकी चली जाएंगी, चाहे वो कहीं अंगूठा लगाना है, चाहे पानी पीना है, चाहे पेन चेंज करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी है। मिनिमम मार्क्स की अब मैं बात कर रहा हूँ। मान लो किसी स्टूडेंट ने पेपर, 2 कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो पेपर पूरा करना, एक टाइम बाउंड मैनर में करना। मान लो किसी ने स्टूडेंट ने 4 ऐसे लिखे और पेपर 1 में 140 मार्क्स उसके आ रहे हैं। एक तो 10 से लेके 12 बजे तक वो पेपर दे के आया, और पेपर दे के कोई स्टूडेंट आता है, बाहर आता है, अगर उसका पेपर 1 अच्छा होगा, ऑटोमेटिक उसके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, वो जी जान लगा देगा अपना कि 2 से 5 मुझे बहुत अच्छा लिखना है, और उसका माइंड उसकी हेल्प करेगा। क्योंकि कॉन्फिडेंस के भी बहुत नंबर होते हैं इस गेम में, दिखते नहीं है वो बस, लेकिन होते हैं वो। बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर मान लो पेपर 1 की एक्सपेक्टेशन ही फुलफिल नहीं कर पाएंगे, वो पेपर 2 देते नहीं है, चले जाते हैं, घर चले जाते हैं अपने अपने, और नेक्स्ट ईयर के लिए वो सोचना स्टार्ट कर देते हैं। आपको पेपर 1 अच्छे से करके आना है। पेपर 2 में मिनिमम मार्क्स मैं बता रहा हूँ, मिनिमम मार्क्स, सपोज ये देखो, ये नंबर बिल्कुल भी बड़ा नहीं है, 80 में से 25। अगर कोई स्टूडेंट 4 ऐसे अच्छे से लिख दे रहा है, जो पूछा गया वो लिख दे रहा है, पूरे कर दे रहा है, तो मिनिमम मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ, उसके 25 मिनिमम मार्क्स आ जाएंगे। आप अपने आप से पूछिए ये चीज, क्या आप 25 नंबर नहीं ले सकते? क्या 150 टॉपिक्स प्रैक्टिस करने के बाद क्या 25 नंबर नहीं लिए जा सकते 80 में से? आपका जवाब आपको मिल जाएगा। आर्ग्यूमेंट में चलो 40 में से मैं ज्यादा नहीं 12 नंबर मान रहा हूं, मैं सिर्फ मिनिमम मार्क्स की आज बात करूंगा इसमें। रिपोर्ट राइटिंग में 8 नंबर, 2 नंबर तो फॉर्मेटिंग के ही होते हैं, और इस तरीके से आपने एक एरिया में 45 मार्क्स ले लिए। मिनिमम नंबर की बात कर रहा हूं मैं फिर से, इस पे ग्रोथ देने का स्कोप हमेशा रहेगा, आप इस पे बहुत ग्रोथ दे सकते हैं, ग्रोथ की अभी बात करेंगे। हाईली नेग्लेक्टेड एरिया है और हाईली स्कोरिंग एरिया है, इस एरिया के बिना पेपर 2 क्लियर होगा ही नहीं, एग्जाम क्लियर होगा ही नहीं। स्टूडेंट सोचते हैं मैं ग्रामर तो अपने आप कर लूंगा, और 50% लोग नहीं कर पाते हैं। ग्रामर जैसे एरिया में आपके 20 के आसपास स्कोर आना ही आना चाहिए। स्टूडेंट्स 25 भी स्कोर करते हैं, जो भी रैंकर्स होते हैं, जो अच्छे रैंक में आते हैं, वो 25 आउट ऑफ 25। 10 नंबर की तो फ्रेजल वर्ब्स है, और लास्ट ईयर का हमारा रिकॉर्ड है कि फ्रेजल वर्ब्स उससे बाहर आई ही नहीं थी। 5 फ्रेजल वर्ब्स एवीकेएस की टेस्ट सीरीज थी, विद प्रूफ अवेलेबल है, दिल्ली सेंटर पे अवेलेबल है टेस्ट, आपको देखना है आगे देख सकते हैं। क्यों इतनी छोटी से बोल रहे हैं? एग्जिस्ट 200-250 फ्रेजल वर्ब्स करती हैं टोटल, टेस्ट सीरीज में सारी कंप्लीट कर दो आप, ऑटोमेटिक उसमें से आ जाएगा चीजें। तो जो चीजें प्रिडिक्ट की जा सकती है, अगर उनको भी आप छोड़ के जा रहे हो, जैसे मान लो ग्रामर में आपका नरेशन से क्वेश्चन आता ही है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है, वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है, क्वेश्चन टैग से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है, तो ऐसी चीजों को छोड़ के जाना बेवकूफी नहीं तो क्या है। तो 20 आउट ऑफ 25 स्कोर किया जा सकता है। और कॉम्प्रिहेंशन प्रेसिज, कॉम्प्रिहेंशन 20 मार्क्स का, प्रेसिज राइटिंग 15 मार्क्स का, उस आपके सामने जो चीज है उसमें से आपको लिखना है। प्रेसिज राइटिंग भी वो लिखना है, बस फॉर्मेटिंग सही होनी चाहिए। कॉम्प्रिहेंशन जो सामने पैराग्राफ है उसी में आंसर है,
मिनिमम मैं ऐसा समझता हूँ कि 20 मार्क्स स्टूडेंट्स ले सकता है, तो 40 मार्क्स ये हो गए। सर आपने तो 90 के आसपास बात की गई थी। दोस्त मैं फिर से बोल रहा हूँ 85 मार्क्स मिनिमम मार्क्स हैं ये। अब ये मिनिमम मार्क्स क्यों नहीं आते किसी स्टूडेंट के? या तो वो पेपर ही कंप्लीट नहीं करता, सपोज उसने ऐसे ही छोड़ दिया, आर्ग्यूमेंट ही छोड़ दिया, तो उसके मार्क्स ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे। अब एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट आप देखिए, अब खुद सोचिए, ये 140 में से है आपका टोटल जो स्कोर है, क्या 140 में से कोई स्टूडेंट्स 60 नहीं ले सकता क्या? 140 में से कोई स्टूडेंट्स, अब ये नंबर आपको कितना बड़ा लग रहा है अपने माइंड में खुद ही बताइए। 140 में से 60 मार्क्स लिए जा सकते हैं, बस एक चीज है कि आप जो पूछा गया वो लिख रहे हैं और सारे टॉपिक्स को अटेम्प्ट कर रहे हैं। 60 + 40 आपका 100 मार्क्स। इस तरीके से बोला जाता है कि आप पेपर 2 में 100 मार्क्स तक अचीव कर सकते हैं। ये आपके टारगेट होने चाहिए पेपर 1 पेपर 2 के रिगार्डिंग। पेपर 2 के रिगार्डिंग आपको कुछ गाइडेंस चाहिए तो एक्स असिस्टेंट कमांडेंट विनय इंग्लिश सर हैं, उनका लक्ष्य प्रोग्राम चलता है, आप उसमें इनरोल कर सकते हैं। हमसे आगे मिलना चाहिए, मिल सकते हैं। डेडिकेटेड पेपर 2 रिगार्डिंग ऑफलाइन बैच चाहिए, दिल्ली में ऑफलाइन बैच अवेलेबल है। इसके अलावा ऑनलाइन बैचेज कंप्लीट बैच चाहिए तो मंजिल बैच के नाम से अवेलेबल है। प्रतिभा टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। आपको कोई पैसा नहीं देना है, अगर सिंपल गाइडेंस चाहिए, कुछ हेल्प चाहिए, हमसे पूछना है, दिल्ली सेंटर पे आके मिल सकते हैं, गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।